हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर संजन कुमार आपके लिए तैयार हूं आज कुछ विशेष कक्षा को लेकर। आज इस विशेष कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे किस चीज को? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो इतिहास विषय से रिलेटेड है। यूपीएससी को जब आप देते हैं, जब एग्जाम दे रहे होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में खास करके, तो आपको कुछ विशेष अनुभव प्राप्त होता है कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे मौके पर आप देखते हैं कि इतिहास विषय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यह भी तय है कि इतिहास में भी जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, तीनों से अलग अलग दायरे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यहां पर आपके लिए मैं हाजिर हूं कि जो वर्षवार विश्लेषण किया जा सकता है इतिहास विषय से पूछे गए प्रश्नों का, उसमें मैंने फैसला लिया है कि आपको कम से कम 4 क्लास में, एटलीस्ट 4 क्लास में आपको 2017, 2018, 2019 तथा 2020 के प्रश्नों को हल कर लिया जाए। 2020 के प्रश्नों को हल कर लिया जाए। इतने प्रश्न अगर हम पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देख लेते हैं, पूर्व वर्षों का प्रश्न यह होगा, पूर्व वर्षों का क्या होगा? प्रश्न होगा किस विषय से? प्रश्न होगा यहां पर जो होगा वह होगा इतिहास विषय से। इतिहास विषय से यह प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं सभी को एक एक क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यानी एक दिन जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2017 से उसको देखेंगे, एक दिन जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2018 से, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2019 से और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2020 से, सबको हम लोग अलग अलग क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए मैं चाहता था एक ही दिन सबको बता सकता था ताकि आपको आसानी हो सके। ध्यान रखिएगा, एक क्लास दूसरे क्लास से बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। यानी जहां से हम लोग समाप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास को वहीं से शुरुआत करेंगे। और यह क्लास आपको जब मिल रही है वह हम किस दिन मिल रही है? 7, 8, 9, 10 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। 10 अक्टूबर को यहां पर यह क्लास आपको प्राप्त हो जाएगा और यहां पर आप देख पाएंगे कि इतिहास विषय से कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं, कितने महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। हर साल प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति में क्या अंतर आया है, सभी चीजों को आप अलग अलग तरीके से समझ पाएंगे। मेरा विश्वास है कि एक साथ सभी वर्षवार प्रश्न अगर करने में आप सफल हो जाते हैं मेरे साथ, मेरे नजरों से, तो आपको इसका फायदा मिलेगा कि आप देख पाएंगे कि वास्तव में मुझे इतिहास में पढ़ना क्या होता है। मैंने बार बार कहा है, कोई सनसनीखेज यहां पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। बस जरूरत होती है थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में जाकर के पढ़ाई कर ले, इतना ही आपके लिए काफी हो जाएगा। बस मेरे साथ आप बने रहेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करेंगे। मैं तो मान के चलता हूं कि जैसे कि एंशिएंट आपका समाप्त होने को आ गया है, एंशिएंट आपका समाप्त होगा, फिर एप्लीकेशन पर मैं मॉडर्न को समाप्त करने वाला हूं, फिर आपका एक मेडिवल बचता है। तो इतने तीनों को मैंने जिस हिसाब से कराने की ठानी है, उसके बाद आपका कोई भी सवाल यहां पर बचेगा नहीं। और जितना मैंने पढ़ाया है आशा यह है कि उसमें जरूर आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। जो नए बच्चे होंगे, जिन्होंने इतिहास एक बार भी नहीं पढ़ा है, हो सकता है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन मेरा यह भी विश्वास है कि आपको आज दिक्कत भले लग रही होगी, लेकिन यह आपके लिए एक आईने का काम करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह बताने का काम करेगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए इतिहास को देखना चाहिए। इसलिए आज के इस प्रोग्राम को, विशेष प्रोग्राम को रखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज, यानी आज का मतलब हो जाएगा आपका 7 अक्टूबर को यहां पर आपके लिए 2017 का सॉल्यूशन में देने वाला हूं, व्याख्या के साथ। वैसी व्याख्या जिसके पास जो मानक भी व्याख्या होगी और इसके बाद और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे और एक एक प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं यहां पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम अनअकैडमी है। अनअकैडमी में जितने भी टॉप के एजुकेटर होते हैं सभी यहां पर पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं भी यहां पढ़ाता हूं। आपको याद होगा लगातार हम लोग बता रहे हैं कि आपके ही प्लेटफॉर्म से
प्लेटफॉर्म पर सभी एजुकेटर जितने भी होते हैं सभी पढ़ा रहे होते हैं, टॉप के एजुकेटर, और आपके ही प्लेटफॉर्म से उसी पढ़ाई का नतीजा होता है। आपके प्लेटफॉर्म से सभी जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं यूपीएससी में वो यहां से निकलते हैं, और मेहनत का नतीजा होता है, छात्रों की मेहनत का भी और अपनी ही मेहनत का नतीजा होता है कि हम लोग बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। यहां पर देखेंगे सिर्फ दो रैंक 2 ही नहीं, बल्कि यहां पर टॉप 20 में 7 रैंकर्स अपने पास मिल जाएंगे और टॉप 50 में 15 रैंकर्स मिल जाएंगे। 169 टोटल हमारे पास रिजल्ट अभी भी है, काउंट किया ही जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है और इन्हें लाख लाख धन्यवाद और लाख लाख इन्हें बधाई कि इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब समाज में जाए और बेहतर तरीके से अपने आप को संरक्षित करें। मेरा नाम डॉक्टर संजन कुमार हुआ, जैसा कि अधिकांश बच्चे जानते हैं, कुछ नए बच्चे होंगे उनको भी मैं बता देता हूं कि मेरा नाम क्या है, डॉक्टर संजन कुमार हुआ। हिस्ट्री एंड कल्चर में पढ़ा रहा था, जनरल स्टडीज इन ऑप्शनल के हिसाब से, करंट अफेयर्स पीटी और मेंस के हिसाब से। 2 कोड होता है, संजन 10 एंड संजन लाइव, जिसके आधार पर आप प्राप्त करते हैं 10% की छूट किसी भी प्रोग्राम में, या फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करने की छूट पाते हैं। और डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी होता है आपके लिए टेलीग्राम का चैनल, जहां से कि ये पीडीएफ आप प्राप्त करते हैं। यूट्यूब पर मैं चाहता हूं कि आपको वह पीडीएफ दे दिया जाए जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वह इसीलिए मैंने यह टेलीग्राम चैनल, मैंने नहीं बल्कि अनअकैडमी ने मेरे लिए बनाया है, ताकि आपको वह सुविधा प्राप्त हो सके। यहां पर देखेंगे कॉम्बेट प्रोग्राम होता है हमारा, जो जीएस के लिए समर्पित है। 60 मिनट में 56 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और यह यूपीएससी कॉम्बेट जो एवरी संडे को होता है, एवरी संडे को 11 बजे होता है। आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो कोड है वह आपको डाल देना है, संजन लाइव। यह प्रोग्राम आपको 2 प्रकार से फायदा देता है। पहला तो आपको 4 करोड़ रुपए तक का जीतने का अवसर प्राप्त होता है, कैश के रूप में नहीं बल्कि यहां स्कॉलरशिप के रूप में आपको ये प्रोग्राम बहुत बड़ा फायदा दे देता है। दूसरा है कि आप ज्ञान का अर्जन आपका होता ही होता है। अगर आप एक टेस्ट देते हैं और ऑल इंडिया रैंक हासिल करते हैं, इसका मतलब है कि आगामी एग्जाम में भी आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, ऐसा तो माना ही जा सकता है। तो यहां पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्विटेशन कोड जो मैंने लिखाया उसके द्वारा आप एनरोल हो सकते हैं। एक जो मेरा विशेष प्रोग्राम होता है, खास करके आइकनिक प्रोग्राम, वह आपका एक विशेष प्रोग्राम हो जाता है, अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए चलाया जाता है, जिसमें 1-to-1 गाइडलाइन हम दे रहे होते हैं। आइकनिक प्रोग्राम में हम टेस्ट एनालिसिस भी करते हैं, जो 1-to-1। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने मेंटर से संपर्क करेंगे, आपको वह तुरंत सहायता पहुंचाएंगे, फोन पर सहायता पहुंचाएंगे। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग आपका इंक्लूड हो जाता है। और यह हमारा क्या है, एक प्रकार से प्रीमियम प्रोग्राम है, बेहतरीन प्रोग्राम है। और यहां पर आप जब ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको यह इंटरफेस दिखाई देगा। प्लस कोर्स के लिए आपको जो फी का शेड्यूल दिखाई देगा वह दिखाई देगा 44,000 1 मंथ के लिए, 24,000 24 मंथ के लिए 64,000, 36 मंथ के लिए 81,000। एंड आइकनिक प्रोग्राम चूंकि विशेष प्रोग्राम है, 1-to-1 गाइडलाइन दे रहे होते हैं, इसका फी थोड़ा सा उससे ज्यादा रखा गया है। 12 मंथ के लिए 67,000, 24 मंथ के लिए 1,04,000, 36 मंथ के लिए 1,38,000। ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है इस प्रोग्राम के साथ। और यहां पर ऑप्शनल भी हम आपको लॉन्ग टाइम के लिए प्रोवाइड करते हैं, 3 साल के लिए भी प्रोवाइड करते हैं केवल 1250 रुपए में। 24 मंथ के लिए प्रोवाइड करते हैं 1500 रुपए में। 12 मंथ के लिए प्रोवाइड करते हैं केवल 2063 में। यहां कोड आपको डालना जरूरी है, संजन लाइव वाला, नहीं तो आपके लिए ये फी एप्लीकेबल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा फी आपका बढ़ जाता है 10% के करीब। ये कुछ बैचेज हमारे लगातार चल रहे हैं, कुछ बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, और 18 अक्टूबर से हमारे जो मेंस के स्पेशल बैच प्रारंभ हो रहे हैं, मुख्य परीक्षा के आज से 10 दिन के बाद आपके लिए यह बैच प्रारंभ हो जाएगा। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, बाइलिंगुअल तीनों मीडियम में है। और वीकेंड सिंप्लीफाइड बैच जो हमारा है वह भी स्टार्ट हो चुका है। वीकेंड सिंप्लीफाइड बैच किसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें कि जितने भी एजुकेटर होंगे और जितने भी सोर्स आप यूज करते हैं सबका प्रयोग करके आपके लिए वीकेंड क्लास लाएंगे करंट अफेयर्स का, ताकि आपको करंट अफेयर्स में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं हो। यहां पर हमने जो बात की वह इंट्रोडक्शन की बात थी। अब हम लोग आते हैं मूलतः प्रश्न के ऊपर, जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी 2017 के पेपर में।
यूपीएससी 2017 में जितने भी प्रश्न पूछे गए इतिहास विषय से, उनमें तो देखा गया कि सामान्य प्रवृत्ति अब तक रही थी 2017 तक। हालांकि 2020 में आप देखेंगे कि वह प्रवृत्ति चेंज हो जाती है और 2020 में एंशिएंट से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इवन आप देखेंगे कि एंशिएंट और मॉडर्न का इक्वल सवाल पूछ दिया जाता है, 10-10 सवाल पूछा जाता है। लेकिन 2017 तक जो ट्रेंड रहा था उसमें एंशिएंट से सवाल कम पूछे जाते थे, 3, 4, 5 सवाल ही होते थे, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते थे। उसी के अकॉर्डिंग आपको यह प्रवृत्ति दिखाई देगी। हालांकि ध्यान रखिएगा कि सवाल बड़े जबरदस्त पूछे जाते थे और आपको लगेगा अगर आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है तो आपसे फिर सवाल बनाना मुश्किल होगा। हालांकि मैं आपके साथ हूं, लगातार मेरा प्रयास है आपको यूपीएससी के बिल्कुल निकट से निकट लेकर के जाओ। तो जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे होंगे मुझसे, जितना पढ़ चुका आपने, उसके आधार पर तो सवाल आपसे बन जाना चाहिए, मैं अपेक्षा रखता हूं। ऐसा आपसे जरूर सवाल यहां पर बन जाना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं। शुरुआत करें। तो शुरुआत करें, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो यूपीएससी 2017 में आया था। 17 में जो प्रश्न आए हुए थे उसे हमें देखना है, उसे हमें समझना है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं लेकिन भारी नहीं होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से इतिहास को पढ़ा होगा, तो आपको भारी या बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्लियर सी बात है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को और जवाब देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। राइट, रखिए। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है और जो अंतर स्पष्ट किया गया है क्या वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो सही मानेंगे, अगर आपको लगता है गलत है तो उसको गलत मान लेंगे। बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन है लेकिन आप मत घबराइएगा, इतना क्वेश्चन भारी नहीं है। खाली आप देख करके वेटेज देख करके मत परेशान हो जाइएगा, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है जितना कि आपको दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है कि ऋग्वेद काल, क्या कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों का मतलब जो वैदिक आर्य है उसके संदर्भ में, और दूसरा कह रहा है सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति। सिंधु घाटी का मतलब हड़प्पा सभ्यता लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच का मतलब होता है कि जो हम युद्ध में जाते हैं पहन करके और दूसरे के तलवार से बचने के लिए, दूसरे के तीर से बचने के लिए पहन लेते हैं, उसको कवच कहते हैं। तो कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट, जो लोहे का हेलमेट होता था माथे पर, हम आपने सैनिकों को देखा होगा पहने हुए, बाहुबली जैसे फिल्म में आपने देखा होगा पहने हुए। तो यानी कवच और हेलमेट दोनों पहनते थे। कौन पहनता था भाई? ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। यानी ऋग्वेदिक कालीन लोग तो प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के लोग नहीं करते थे। दूसरा कह रहा है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को सोने, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। ध्यान रखिएगा, धातु कौन कौन सी कहां कहां मिली है आपको अभी तक पता है, याद है। बहुत ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा, मैं इतना समय दे रहा हूं कि आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और तीसरा है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इनमें से सही कूट का चयन करिए और अपना उत्तर दीजिए उसी के अनुरूप। क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? केवल 1, 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3 और 1, 2 तथा 3। इनमें से क्या आंसर सही होगा आपको जवाब देना है। मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं ताकि आप अपने आप को सोच करके जवाब दे पाए। यहां जो आपका आंसर बन जाता है वह क्या होगा जरा बताएंगे। चूंकि मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूं इसलिए आपके आंसर को मैं यहां पर डायरेक्टली नहीं देख पाऊंगा, तो आप जवाब देंगे और मैं 30 सेकंड का समय देकर के आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा कि कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं, कौन बच्चे सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सभी बच्चों को इसमें प्रयास करना है। यह मत समझिएगा कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मुझे लगता है कि जो इसकी भाषा है उसके आधार पर तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? इसका कहा जा रहा है कि देखिए मैं व्याख्या करता हूं इसकी, कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच का प्रयोग करते थे और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे। यह बिल्कुल सही है कि ऋग्वेदिक काल के आर्य ऐसा करते थे, घोड़ों पर चढ़कर के युद्ध किया करते थे। कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग पैदल सैनिक भी थे वो भी किया करते थे। हालांकि युद्ध का मतलब भयानक सा युद्ध नहीं होता था,
कबीलों के बीच में ही युद्ध होता था, लेकिन शस्त्रास्त्र का प्रयोग वो करते थे। लेकिन जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यह भी सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमने उत्खनन किया है, तो वहां पर ऐसे युद्ध अस्त्र बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हुए हैं। वहां पर जो प्राप्त हुए हैं वो व्यापारिक सामग्री ज्यादा प्राप्त हुई है, युद्ध के अस्त्र प्राप्त वहां पर कम हुए हैं। तो मेरे विचार से यह आपका सही है। दूसरा है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को सोने, चांदी और तांबे का ज्ञान था, किंतु सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु काल में यानी हड़प्पा सभ्यता में हम लोहे के प्रयोग के साक्ष्य नहीं देखते हैं। अगर पहला मुझे पता नहीं था कि सोने, चांदी और तांबे का ज्ञान था, अगर यह पता नहीं भी होता तब भी हम इस आंसर को लगा सकते थे, क्योंकि हम यह सर्टेनली जानते, निश्चित रूप से जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। तभी तो हम उसको कांस्य सभ्यता कहते हैं, कांस्य सभ्यता कहते हैं, कांस्य वाली सभ्यता कहते हैं, लोहे वाली सभ्यता नहीं कहते हैं। यह तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और तीसरा है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। और स्पष्ट से प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आंसर हमारा निकल करके क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। कितने बेहतर तरीके से जब एक एक शब्दों को आप डालते हैं तो आप समझ पाते हैं कि वास्तव में आंसर देना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि प्रश्न देखने के बाद हमें एहसास होता है। इतना आंसर मुश्किल नहीं होता है जितना कि आप आंसर देने के पहले सोचते हैं। इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए और जम के आंसर दीजिए, आपका सभी आंसर सही हो जाएगा। एंशिएंट से पूछा गया था। अब देखते हैं दूसरा क्या पूछा गया है। हालांकि इसकी मैंने व्याख्या भी कर दी थी कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था, इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के प्रयोग के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही विकल्प सही हो सकता है, 1 और 3 सही होगा। यह व्याख्या है, मैंने ऑलरेडी बोल के की थी, लेकिन आपको जब यह मैं पीडीएफ दूंगा तो आपके पास यह चला भी जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 2017 का सभी प्रश्न जो है ना 2017 का है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान देना है, बहुत कंसंट्रेट करना है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है और विचार करके क्या ज्ञात करना है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या सही है। क्या कह रहा है? स्वत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। स्वत्रांतिक और समितीय क्या था? जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद नहीं हो दोनों कि स्वत्रांतिक किसका उपसंप्रदाय है, समितिया किसका उपसंप्रदाय है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। और दोनों में से अगर में कोई भी एक याद आपको आ जाए तो आसान हो जाएगा उत्तर देना आपको। दूसरा क्या कह रहा है? सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय यानी फेनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अब जाकर के हम लोग भी जानने लग गए हैं, जो वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा है, हमारे पास जो सूचना दी है कि हम जो आंखों से देखते हैं वो पूर्णतः नहीं होता है सत्य। यानी आंखों से देख तो रहे, जैसे कि आप रूम में बैठे हैं, दीवार को देख रहे हैं, आपके और दीवार के बीच में कुछ भी खड़ा नहीं है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। आप आंख खोलते हैं, सीधा दीवार दिखता है, लाइट दिखती है, छत दिखता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब साबित कर दिया है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमारी आंखें महसूस नहीं कर सकती है, हमारी नाक उसको ग्रहण उसका यानी गंध नहीं ले पाता है, त्वचा के द्वारा महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ तो है जिसको कि उसने न्यूट्रिनो कण के रूप में परिभाषित किया, और इसी कुछ को कहा डार्क मैटर, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। हो सकता है 10-20 साल में ऐसी वैज्ञानिक प्रगति हो जाए जो उन वस्तुओं को भी महसूस कर सके जो हमारी आंखों से परे है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई केवल हम 4% अपनी आंखों से जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, घर द्वार, रोड, ट्रांसपोर्ट, सब में केवल 4% आप देख पा रहे हैं। बाकी 96% तो चीजें हमारी आंखों से अभी भी ओझल है, जो हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं है। तो यहां पर तो यह वैज्ञानिक बात हो गई। इसी को अध्यात्म में भी कहा गया है कि जो दिग्विषय यानी फिनोमिना के अवयव हैं वह पूर्णतः क्षणिक नहीं है। ऐसा मत समझिएगा, बिल्कुल नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं। लगता है कि मुझे कि थोड़ा सा आपको क्लू भी मिल गया होगा। आंसर जरा इसको दे दीजिएगा। क्या कहता है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। इनमें से क्या होगा? ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा समय मैं आपको दे देता हूं हल्का, ताकि आप यहां जवाब दे सकें।
आप यहां पर जवाब दे सके। इसके तुरंत बाद 10 से 20 सेकंड के बाद मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा, ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी उपसंप्रदाय के बारे में एकदम से ठोस जानकारी निकालना वाकई मुश्किल है। यहां पर क्या कहा गया है कि सौत्रांतिक और समितियां जैन मत के संप्रदाय थे। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सौत्रांतिक और समितियां जैन मत के नहीं थे, बल्कि यहां पर बौद्ध मत के संप्रदाय थे। बौद्ध मत के संप्रदाय थे, और यह भी बौद्ध मत का ही संप्रदाय है, सर्वस्तिवादी। जो सेकेंड सम्मेलन हुआ था उसी समय इसका गठन हुआ था। सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुआ था उसी समय, और उसने एक फिलॉसफी दी थी कि दिग्विजय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं होते हैं, और वह अव्यक्त रूप से हमारे पास सदैव विद्यमान रहते हैं। माना जाता है इसने एक प्रकार से भगवान की उपस्थिति, यानी भगवान बुद्ध ने कहा भाई मैं तो मर रहा हूं, यानी निर्वाण की प्राप्ति कर रहा हूं, मेरे बाद कोई व्यक्ति यहां नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बाद के क्रम में देखेंगे कि बहुत सारी थ्योरी इसी पर आकर के स्पष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला तो गलत है, दूसरा हमारा जरूर सही हो जाएगा। आंसर बी होगा, केवल 2 सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? केवल 2। मैंने हर बार थोड़ी सी व्याख्या भी करने की कोशिश की है, जरा लिख करके दे दिया है आपको, ताकि अगर आप बाद में भी आपको पीडीएफ पढ़ने का मौका लगेगा तो आप पढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है? सौत्रांतिक और समितियां बौद्ध मत के संप्रदाय थे। इस परिप्रेक्ष्य में कथन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैंने भी बताया। और सर्वास्तिवादी भी बौद्ध मत के बौद्ध दर्शन से ही संदर्भित है, जो मानता है कि फिनोमेना के तत्व अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इन अर्थों में विकल्प 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। यह भी आपका दोनों हो सकता है, प्राचीन भारत तो नहीं बल्कि यह मध्यकालीन भारत में आ जाएगा, क्योंकि काकतीय राज्य जो हम देखते हैं वह कहां देखते हैं? हम देखते हैं काकतीय राज्य कहां देखेंगे? आपको दक्षिण भारत में देखेंगे, आंध्र तट के आसपास आपको यह विकसित होता हुआ दिखाई देगा, अगर आपने मैप में देखा होगा तो। यहां देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तट था, समुद्री पत्तन था, यानी पत्तन का मतलब क्या होगा? पोर्ट था, सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पोर्ट था। काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम यानी जिसको मसूलीपट्टनम भी आगे जाके कहने लगते हैं, और नेल्लूरू, इनमें से कौन सा काकतीय राज्य के अंदर आता था? मैंने कुछ संकेत दिया है आपको बोर्ड पर लिख करके, मैंने कुछ हल्का सा संकेत देने की कोशिश की है। देखिएगा इसके आधार पर क्या आंसर आप दे पाते हैं, क्योंकि मैंने 2 तट, जैसे कि आप भारत के मैप को देखेंगे तो भारत का मैप 2 भागों में होगा। ये क्या हो जाएगा? पूर्वी तट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट हो जाएगा। मैंने कई बार आपको लिखाया है कि पूर्वी तट पर कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए आपको यहां पर मुझे लगता है कि आइडिया आ जाएगा। तो यहां आंसर इसका क्या हो जाएगा? काकीनाडा नहीं है, मोटुपल्ली नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम हो जाएगा, मसूलीपट्टनम हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या व्याख्या इसकी होती है, मैंने इसको यह भी लिख दिया है कि काकतीय राजवंश की प्राचीन राजधानी ओरुगलु हुआ करती थी, जिसका आधुनिक नाम मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम है। अंग्रेजों के जमाने में बहुत फेमस रहा था, क्योंकि एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा मैं छोटा भी कर देता हूं, या हालांकि दिख रहा है तो आप देख लीजिए क्या कर रहा है। ये आधुनिक भारत से होगा। ध्यान रखिएगा कि जितने भी सवाल में आपसे पूछा जा रहा है आपसे, या मैं पूछ रहा हूं, सभी 2017 के यूपीएससी में पूछे गए हैं। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि यहां पर जो सवाल मैंने ठाना है आपको कराने का 4 क्लास में, 2017, 2018, 2019 और 2020, चारों वर्षों के प्रश्नों को मैं हल करके देने वाला हूं, ताकि जो भी प्रश्न आते हैं उसके दायरे को आप समझ पाएं और उसके आधार पर अपने आप को स्टेबल कर पाएं इतिहास की तैयारी में। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? ध्यान रखिएगा, आपको जब भी यह प्रश्न बनाएंगे आपको इस क्रम को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। जहां तक हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो बंदोबस्त किया जाता है वह अस्थाई बंदोबस्त किया जाता है। हालांकि इससे पहले भी ठेकेदारी भी आती है, इजारेदारी आती है, लेकिन सबसे पहले अस्थाई हुआ, दूसरा हो गया रैयतवाड़ी हो गया,
मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। और तीसरा जो होगा वह हो जाएगा महालबाड़ी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? महालबाड़ी हो जाएगा। यहां पर अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था अथवा थे? पहला कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, तीसरा हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक तथा 3, सी होगा 2 तथा 3, डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 तथा 3, इनमें से कौन सा सही होगा? ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से जवाब देना होगा, तार्किक ढंग से जवाब देना होगा। इस प्रश्न में खास करके कुछ ऐसे क्लूज हैं जिसके आधार पर बिना कुछ खास मेहनत किए आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आप यहां पर आंसर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। क्या होगा जरा इसको देखिए। क्या आंसर दिया आपने? मैं दिखाता हूं आपको क्या आंसर होना चाहिए। यहां पर देखिए कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यहां सवाल का अगर उत्तर देना था पहले भी, हालांकि सब में यह लागू होता है सभी प्रश्नों में, तो मैं यहां पर प्रसंगवश आपको यह बता देता हूं। प्रसंगवश यह होगा कि आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न का उत्तर अगर देना है तो 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है, यह कहना होगा। कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सही है। दूसरा हो जाएगा कौन सा विकल्प निश्चित रूप से, विकल्प क्या है? निश्चित रूप से गलत है। निश्चित रूप से क्या है? रूप से गलत। कौन सा विकल्प निश्चित रूप से गलत है? अगर ये दोनों बातें, इन दोनों बातों में से कोई एक भी बात आपको याद आ जाती है तो आप बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं। यहां पर इस प्रश्न के अंदर मैंने इसलिए बताया कि यह निश्चित रूप से आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। इनमें से क्या कोई चीज आपको याद आ रहा है? जो विकल्प आपने देखा था तीनों, कि रीड है और पहले कॉर्नवालिस है, रीड है, फिर आप देखते हैं थॉमस मुनरो है। इनमें से कोई लग रहा है कि निश्चित रूप से है और कोई लग रहा है कि निश्चित रूप से नहीं है। तो जहां तक आपकी बात है वो तो आप जाने, लेकिन मुझे पता है, मुझे जो लग रहा है कि निश्चित रूप से कॉर्नवालिस तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि कॉर्नवालिस जुड़ा हुआ था अस्थाई बंदोबस्त से, और यहां पर जो रैयतवाड़ी है उसमें कॉर्नवालिस साहब नहीं थे, लौट के चले गए थे। अगर मैं जानूं कि कॉर्नवालिस नहीं थे तो यहां एलिमिनेशन प्रोसेस में जाऊंगा तो सबसे पहले उस विकल्प की तलाश तो जरूर करूंगा जिसमें यह दिखाया जाएगा कि कॉर्नवालिस है, तो उसको हम गलत मान लेंगे। तो जैसे क्या करते हैं, केवल एक तो गलत हो जाएगा क्योंकि कॉर्नवालिस को हम मान ही नहीं सकते हैं। दूसरा है 1 तथा 3, वह भी हमारे लिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहां भी 1 है। अगर 3 है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 जहां है वह गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, 1, 2 तथा 3, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि कॉर्नवालिस जहां भी है वह गलत ही करके जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3। आंसर एक ही बचता है तो वही हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड साहब हुआ करते थे और थॉमस मुनरो हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो के साथ एक और व्यक्ति, मतलब एक और नाम ऐसा ही मिलता है, वह होता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अलग लोग हैं और थॉमस मुनरो अलग है। अगर आप बक्सर के युद्ध को देखेंगे तो वहां पर आपको हेक्टर मुनरो दिखाई देंगे। यहां पर राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में थॉमस मुनरो देखेंगे। ये मद्रास के गवर्नर के, इन्होंने मद्रास के गवर्नरशिप के दौरान सुधार करने की कोशिश की थी। क्लियर है? देखते हैं कि आंसर कितना बड़ा होता है लेकिन कितने आसानी से आप दे सकते हैं। आंसर सी हो गया कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में वहां के गवर्नर रहते थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। बाद में इस व्यवस्था को मुंबई, बंगाल के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग आदि तक विस्तारित किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश काल में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर यानी लगभग 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, लिखा गया है कुल ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू किया गया था, कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 51% पर। इसका मतलब नहीं है कि संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र पर, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। कुल ब्रिटिश क्षेत्र, उस समय भारत में 2 प्रकार की सत्ता हुआ करती थी। एक देसी रियासतों के अधीन, जो विभिन्न अनेक प्रकार के देसी रियासत हुआ करते थे। दूसरा ब्रिटिशों के अधीन। ये जो कहानी चल रही है वह केवल ब्रिटिश भूभाग की बात कर रहा है, ओवरऑल पूरे भारत की बात यह नहीं कर रहा है। ओवरऑल पूरे भारत की बात क्या कर रहा है? यह नहीं कर रहा है। राइट?
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यह धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से यह संबंध है। प्रश्न क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सत्य है या सुमेलित है। क्या सत्य है, क्या सुमेलित है, यह पूछा गया है। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जब आप देखते हैं राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है तो ऐसी संस्थाओं की चर्चा हमें मिलने लग जाती है, दिखने लग जाती है। क्या कह रहा है? राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा है गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष संस्थापक थे। और तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित होगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सर्टेनली नॉट, सर्टेनली यस, यानी कौन सा निश्चित रूप से नहीं है और कौन सा निश्चित रूप से है। इस फॉर्मूले को लागू करके आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा? केवल एक तथा तीन, दो तथा तीन और एक, दो तथा तीन, इनमें से क्या सही हो जाएगा आपका आंसर? जरा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आप इसको देख पाए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे या नहीं। दूसरा है गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। और तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पिक किया है। और यहां देखिए राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, यह हमारा सही हो जाता है। गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी मद्रास महाजन सभा से रिलेटेड नहीं थे क्योंकि इससे पहले ही इन्होंने एक संस्था की स्थापना की हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना दूसरे लोगों ने की थी, किन्होंने मैं अभी व्याख्या के दौरान बता देता हूं। और हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जिसको कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, है कहीं? बिल्कुल है। यहां पर 1 और 3 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो गया? बी आंसर आपका हो गया। देखिए या क्या हो गया? आंसर बी हो गया। राधाकांत देव 31 अक्टूबर 1851 को स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि 1849 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जीएल नरसु चेट्टी द्वारा की गई थी। और फिर से आप देखिएगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी, एस अय्यर तथा आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। और इस संस्था को 1885 से में स्थापित कांग्रेस का पूर्वगामी माना जाता है। जो मैंने बताया उसकी व्याख्या मैंने लिख करके भी इसलिए दे दी है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 6 का मतलब यह 2017 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास विषय से उसका एक भाग है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। और आज के भी डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2017 में उसका एक निष्कर्ष यहां पर है। 1927 की 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, यानी केंद्र और प्रांत सरकार की क्या अधिकारिता होगी उसको निश्चित करना। बी है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों को निश्चित करना। सी है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था को अधिरोपित करना। और डी हो जाएगा भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध का निर्धारण करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। इनमें से क्या सही हो जाएगा? बटलर समिति का उद्देश्य क्या होगा? जरा जवाब देंगे, मुझे लगता है कि आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, राइट। जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ, बटलर समिति का क्या उद्देश्य था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता सुनिश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। और डी हो जाएगा भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध का सुधारना। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनका बहुत बहुत थैंक्स। यहां पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। इसका संबंधों को सुधारना या संबंधों को निर्धारित करना, चूंकि यह यूपीएससी की भाषा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसी रूप में आपको देखना होगा। यहां कहा गया था कि देशी रियासत और भारत
देसी रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच में संबंधों की हमेशा समस्या रही थी। शुरुआत के दौर में जब आते हैं तो उन्होंने घेरे की नीति अपनाई, फिर अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई, समान संघ की नीति अपनाई। ये जो लास्ट वाला देखते हैं संबंध सुधारने वाला, वह लास्ट फेज का चरण बनता है। जबकि ब्रिटेन को लगा कि अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत प्रचंड हो रहा है, तो हो सकता है कि आज न कल मुझे यहां स्वतंत्रता देनी पड़े। ऐसे मौके पर वह अपने जनाधार को मजबूत रखना चाहता था। देसी रियासतों पर वह भरोसा करता था कि मैं रहूं या ना रहूं, देसी रियासतों को जो मैंने सुविधाएं दी है, जो मैंने उसे गलत आदत लगा दी है, उसकी वजह से देसी रियासत हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। ऐसे मौके पर उसने अब क्या प्रयास किया कि देसी रियासतों के साथ बेहतर संबंध बनाया जाए। इसके लिए बटलर, हडकोट बटलर समिति की यहां पर स्थापना की थी, जिसे लोकप्रिय तौर पर क्या कहा जाता है, बटलर समिति कहा जाता है। 1927 में इसने यह समिति की स्थापना की थी। क्या कहा गया? आंसर डी हो जाएगा। भारतीय सरकार यानी ब्रिटिश सरकार तथा देसी रियासतों के मध्य के संबंधों के निर्धारण हेतु भारतीय राज्य कमेटी द्वारा 1927 में हरकोट बटलर की अध्यक्षता में इस समिति की नियुक्ति की गई थी। क्यों की गई थी? ताकि देसी रियासत और भारतीय जो ब्रिटिश सरकार है, दोनों के बीच में संबंधों का निर्धारण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ध्यान से समझिएगा कि अंग्रेजों की जबानी का यह कानून क्या भारतीयों के फायदे के लिए था या नहीं था। पहला क्या कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी को नियत करने के लिए बनाया गया था और कामगारों को कहा गया था कि आप मजदूर संघ बना सकें। दूसरा है, एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, दोनों, और ना तो एक ना ही दो। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? जरा जल्दी से जवाब देंगे, बहुत तेजी से जवाब देंगे, बहुत तेजी से आपको जवाब देना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। इस बात पर खास करके ध्यान रखिएगा कि कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है, एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं? आंसर जो दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे सही ही आंसर दे रहे हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर देने की कोशिश की है। इसका मैं मानता हूं कि शायद आपने बहुत अच्छे से इन बातों को नहीं समझा, खास करके 1 वाले पॉइंट को आपने अच्छे से समझा नहीं। जबकि मैंने एक संकेत देने की कोशिश की है कि कामगारों को मजदूर संघ कब बनाने की इजाजत दी जा रही है? 1881 में। क्या यह सही होगा या नहीं होगा? क्योंकि इस समय तो मजदूर ज्यादा संगठित थे भी नहीं, तो कैसे उसको संगठन बनाने की मंजूरी दी जाएगी? कैसे ब्रिटिश सरकार इतना उदार हो जाएगा? क्योंकि अभी तक उतने हमारे उद्योग भी विकसित नहीं हुए हैं। यहां देखिए आंसर तो इसका हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार ऐसा कभी भी काम नहीं कर सकती है। उसने जो 1881 में यहां पर फैक्ट्री एक्ट पारित किया था, वह सिर्फ इसलिए किया था ताकि भारतीय वस्तुओं के प्राइस को बढ़ाया जा सके। ऐसे मौके पर हमें लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ प्रोविजन किए गए थे, काम के घंटे को कुछ नियत करने की कोशिश की गई थी, फैक्ट्री की दशाओं को सुधारने की कोशिश की गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बड़ी चालाक थे। इन्होंने जो फैक्ट्री एक्ट लागू किया वह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा नियंत्रित फैक्ट्री पर ही लागू किया। जो फैक्ट्री यूरोपियों के द्वारा चलाया जा रहा था उस पर कोई नियम कानून लागू इन्होंने नहीं किया। यहां पर संदेह हो जाता है मनसा पर कि कहना क्या चाह रहा है। तो जैसा कि बाल गंगाधर तिलक वगैरह ने कहा कि यह जानबूझ करके कि भारत के उत्पाद में श्रम मूल्य बढ़ जाए और भारत के उत्पाद महंगे हो जाएंगे ब्रिटिश उत्पाद की तुलना में, इसलिए ऐसे कानून को बनाया गया था। बहुत सारे भारतीय नेताओं ने इसका विरोध भी किया। यहां पर पहला हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं किया गया था। मजदूर संघ वगैरह बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। हां, आगे चल करके 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं एमएन लोखंडे बहुत बड़े कम्युनिस्ट बनकर के उभरते हैं, श्रमिक नेता बनकर के उभरते हैं। आंसर हमारा 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल 2 हो जाएगा आंसर। ध्यान से इसको जवाब देना है। कैसे आप भावुक होते हैं जरा इसको देखिए। यहां पर जो व्याख्या है क्या कह रहा है?
फैक्ट्री एक्ट 1881 में मजदूरों के कल्याण हेतु कारगर नहीं रहा था, क्योंकि इसका प्रावधान केवल भारतीय मालिक द्वारा संचालित फैक्ट्रियों में ही लागू होते थे और उन्हें संगठित होने और श्रम संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय मजदूर आंदोलन को संगठित करने में एनएम लोखंडे का बहुत बड़ा योगदान तो रहा ही था। यह 1921-20 के आसपास की बात है। चला इसको भी देखिए, यह भी श्रम कानून से ही रिलेटेड है, क्या कहता है। लेकिन एबीसीडी का क्वेश्चन है तो आपको जब भी देखना होगा इनमें से ही एक को आंसर के रूप में चूज करना पड़ेगा, भले आपको एक से ज्यादा सत्य क्यों ना दिखाई दे। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता था। ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है। ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब होता है कि उद्योगपति और कर्मचारियों के बीच का डिस्प्यूट, दोनों के बीच का विवाद। क्या यहां पर कहा जा रहा है, जरा देखेंगे क्या कह रहा है। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। पहला है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का। बी है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति देने का। तीसरा है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का। चौथा है ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाने का। लेकिन यहां पर बहुत व्यवहारिक से देखिएगा कि जो अधिकरण है या ट्रिब्यूनल्स है उसकी कार्य प्रणाली कब से प्रारंभ होती है, क्या स्वतंत्रता काल से पहले होती है, स्वतंत्रता काल से बाद होती है। सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, तब जाकर के आप इस आंसर को दे पाएंगे। सभी को बहुत अच्छे से समझिएगा। कुछ समय, कुछ क्षण का समय मैं देता हूं ताकि आप इसको सोच पाए और उसके बाद अपने हिसाब से रिएक्ट कर पाए। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के संदर्भ में जो आप आंसर दे रहे हैं, कुछ आंसर तो आपके सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश आंसर थोड़े से गलत मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे यहां पर क्या है, ये सब नहीं होगा, ए नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह तो समाजवादी सिद्धांत है, इसी को गांधी जी की नजरों से देखेंगे तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहते हैं। ऐसा कभी भी भावुक मत होइएगा कि कोई भी जो कानून बनेगा, अभी भी वर्तमान भारत में भी, वर्तमान आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में भी ऐसी बातें कभी भी नहीं की जाती है। और बहुत मुश्किल है, यह रेयर केस है कि उद्योगों में कर्मगारों को यानी श्रमिकों को हिस्सेदारी दी जाएगी। उस समय तो सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरा है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। हालांकि शब्द जो मनमानी है ये थोड़ा सा अटपटा सा है, मनमानी तो नहीं, लेकिन हां यहां पर प्रबंधन को ज्यादा जरूर अधिकार दिया गया था। देखिएगा, दो शब्द मिलता है, एक मिलता है तालाबंदी, एक मिलता है तालाबंदी और दूसरा मिलता है हड़ताल। हड़ताल यानी स्ट्राइक। जो तालाबंदी शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है, यह मालिकों के लिए प्रयुक्त होता है। मालिक को अगर कामगारों को नियंत्रण में रखना है, उस समय की बात कीजिए जबकि डेली वेजेस पर लोग काम किया करते थे और यहां पर अगर 10 दिन की रोजगार उसके पास नहीं होती थी तो वह बेचारा भूखों मरने लग जाता था। ऐसे मौके पर उद्योगपति क्या करते थे, मजदूरों को काबू करने के लिए अपने फैक्ट्री में जबरन तालाबंदी कर देते थे और कह देते भाई मुझे उत्पादन करना ही नहीं है, इसलिए मैं इस फैक्ट्री में ताला लगा रहा हूं। अब जो कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम करता था, भले कम ही वेतन मिलता था, शोषण खूब होता था, लेकिन कुछ पैसे तो मिल जाते थे परिवार को पालने के लिए। अब मालिक ने तालाबंदी कर दिया, अब वो कहां जाए, अब करो हड़ताल, भूखे पेट कितने दिन हड़ताल करोगे। अपने आप आकर के मालिक के शरण में गिर जाता था, हुजूर जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। यहां पर प्रबंधन मजबूत हो जाता था और वहां पर कहता था। और जो हड़ताल शब्द का प्रयोग होता है वह श्रमिकों के लिए होता है। अगर श्रमिकों की मांग नहीं करेंगे, वह क्या करेगा, मैं आपके यहां काम ही नहीं करूंगा, उसने काम करने से मना कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, वह हड़ताल कहलाएगा। यह मजदूरों के द्वारा मालिकों पर दबाव डालने के लिए लाया जाता था। अक्सर 1929 के आसपास या उससे पहले ही जैसे श्रमिक आंदोलन आगे बढ़ता है, खास करके 1917 में रूस की क्रांति होती है, तो श्रमिकों में एक जागरूकता आती है। श्रमिकों को लगता है कि मेरी भी सरकार बन सकती है। ऐसे मौके पर श्रमिक स्ट्राइक करने लग गए थे। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव भी था, तो सरकार ने सोचा कि श्रमिकों को कुचलने के लिए कुछ उपाय लगाते हैं और यहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया, जिसके माध्यम से प्रोविजन किया गया कि ना तो अवैध तालाबंदी की जा सकती है, ना अवैध हड़ताल किया जा सकता है। लेकिन प्रबंधन चूंकि मजबूत पार्टी होता है मजदूरों की तुलना में, तो उसे कुछ एडिशनल पावर मिल ही जाता है। और ये दोनों आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रिब्यूनल्स वगैरह आधुनिक संकल्पना है, बहुत बाद की संकल्पना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या कह रहा है जरा व्याख्या देखिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1925 के पश्चात देश में बढ़ते साम्यवादी रुझानों
और उससे मजदूरों के प्रभावित होने की प्रवृत्ति को देखते हुए ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था। इस बिल के माध्यम से मजदूरों तथा प्रतिष्ठानों के मध्य के विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था और इसके बदले अनुचित तालाबंदी और हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्लियर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में डायरकी सिद्धांत किसको नियुक्त करता निर्देशित करता है। डायरकी यानी द्वैध शासन किसे निर्देशित करता है। भारतीय शासन के संदर्भ में आपको कई जगह डायरकी शब्द आपको सुनाई देगा। द्वैध शासन कई बार पीसीएस में भी पूछा है और आईएएस में भी पूछा है, लेकिन आप यहां पर समझिए कि डायरकी आपको कितने रूपों में समझने की जरूरत प्रयोग होती है। जैसे द्वैध शासन का प्रयोग, शासन शब्द का प्रयोग किसने किया था। शासन शब्द का प्रयोग किसने किया, का शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, यानी इजाद किसने किया, आविष्कार किसने किया, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लियोनस कार्टिस हो जाएगा। दूसरा यहां पर आता है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया, शासन को किसने लागू किया, यह भी एक सवाल आ जाता है। तीसरा जो सवाल आएगा, मैं आंसर बाद में देता हूं। तीसरा सवाल आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब लागू किया गया, द्वैध शासन को कब लागू किया गया, द्वैध शासन को कब लागू किया गया। और लास्ट हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन को कब लागू किया गया, द्वैध शासन को कब लागू किया गया। यहां पर जब द्वैध शासन की बात करते हैं कब लागू किया गया, तो आपको ओवरऑल यानी होलिस्टिक रूप से आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। जैसे यूपीपीसीएस में पूछा था द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कौन था, तो वह पूछना चाह रहा था कि इस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। बहुत सारे बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने गलत आंसर दे दिया था और यहां पर क्लाइव को कह दिया था, रॉबर्ट क्लाइव होगा, गलत हो गया। यहां पर कौन होगा, लियोनस कार्टिस होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया, तब आप कहेंगे रॉबर्ट साहब को कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को कहेंगे। ठीक है। तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन को कब लागू किया गया, तब यहां पर कहेंगे 1919 के अधिनियम से, 1919 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। और चौथा है कि केंद्र में द्वैध शासन को कब लागू किया गया, आप कहेंगे 1935 के एक्ट से यहां पर लागू किया गया। देखते हैं कि चारों के आंसर आपके परिवर्तित होते चले जाते हैं। जब भी द्वैध शासन को पढ़ें तो आप होलिस्टिक रूप से पढ़ें, संपूर्णता में पढ़ें। अगर आप रट करके जाएंगे तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। अब इसका आंसर दीजिए क्या कहते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी शब्द किसको निर्दिष्ट करता है। हो सकता है इनमें से चारों को निर्दिष्ट करता हो, लेकिन विकल्प में कोई, चूंकि एबीसीडी का विकल्प है, कोई एक ही होगा। क्या कह रहा है, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अथवा केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को शुरू किया जाना। तीसरा है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। और चौथा है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन किया जाना। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजित किया जाना। ये जो बात हो रही है, ये बातें हो रही है। आपने जवाब दिया होगा 1919 के अधिनियम में हमने देखा कि प्रांतों के लिए हमने क्या देखा, प्रांतों के लिए विषयों का विभाजन 2 भागों में किया गया था। एक आरक्षित किया गया था, एक हस्तांतरित किया गया था। उसी चीज को बता रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। आपने वह अगर ग्राफिक्स देखा जो मैंने अब लिख करके आपको दिखाया, उसके बाद यह कितना आसान हो जाता है इसका उत्तर देना, कितना आसान हो जाता है। क्या कह रहा है, द्वैध शासन ब्रिटिश प्रशासन की व्यवस्था रही है और इसके माध्यम से प्रांतों में के जो विषय हुआ करते थे उसको 2 वर्गों में विभाजित कर प्रशासन की व्यवस्था की गई, ताकि लोकतांत्रिक सरकारों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण बना रह सके। 1919 के एक्ट में आपने इसे पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कहता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है रॉयल इंडियन नेवी में गदर कब होता है, रॉयल इंडियन नेवी में जो विद्रोह होता है कब होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। हालांकि भले लगेगा आपको कि कालक्रम के बिठाने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा।
क्योंकि यहां पर उतना भारी सवाल है नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं, और देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे भी रहे। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? 1 2 3, 2 1 3, 3 2 1 और 3 1 2। इनमें से क्या सही हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहां पर आपको पता चल जाएगा, अभी तक आपने जवाब दे दिया है। यहां पर सबसे पहले सेकेंड जो होता है वह 1931 में हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाएगा और यह 1946 में हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 3 2 1 हो जाएगा। 3 2 1 हमारा आता है सी में। आंसर क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी की तरफ चला जाएगा। व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 30 से 32 के बीच में, चूंकि एक ओवरऑल समय व्याख्या में दे दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में और रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर होता है 1946 में हुआ था। इस प्रकार से आंसर हमारा सी निकल जाता है। जरा इसको देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि क्या इसका सही होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है कल्चर वाले भाग से बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं और कल्चर के एक दो प्रश्न थोड़े से टिपिकल भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, कल्चर वाले भाग में एक दो सवाल थोड़े से क्या होते हैं? थोड़े से टिपिकल होते हैं। जरा इसको छोटा भी कर देता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से दिखाई दे सके, क्योंकि नीचे छुप रहा था। हाँ, अब जवाब दीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं और समुदाय के बारे में पूछा जा रहा है। परंपराएं, चालीहा साहिब उत्सव किसका है? नंदा राज जात यात्रा किसका है? और बारी वारकरी, वारखरी शब्द आप समझिएगा कि कहां का है, किस क्षेत्र का है। आप में इनमें से कोई भी एक पकड़ पाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। नंदा राज जात यात्रा भी इसको कहते हैं, यात्रा या यात्रा भी कह सकते हैं। चूंकि यूपीएससी में यात्रा ही लिखा है तो यात्रा ही मान लेते हैं। कुछ आइडिया नहीं लगेगा आई थिंक। केवल 1 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3, और इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। यहां देखिएगा कि आंसर इसका निकल करके ए आता है। केवल एक है, चालीहा साहिब उत्सव, करंट में भी चर्चा में रहा था। यह सिंधियों का उत्सव है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या लीजिएगा। चालीहा उत्सव सिंध वासियों द्वारा मनाया जाता है। चालीहा साहिब का मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। इस परिप्रेक्ष्य में नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड से हो जाता है संबंधित, जबकि बारी बरकरी संप्रदाय महाराष्ट्र से। यहां पर देखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था कुछ शब्द होंगे जो आपको बरकरी और धरकरी संप्रदाय, यहां पर आपको बार बार चर्चा मिलेगा। बरकरी और धरकरी तथा धरकरी संप्रदाय, अगर यह आपको कहीं पर मिले तो धड़कड़ी यहां मिलेगा आपको। कहां पर? महाराष्ट्र में मिलेगा। मैं आपको भक्ति एवं सूफी संत आंदोलन पढ़ा रहा हूं, यहां मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। और यहां पर बारी और बरकरी क्या है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिंदू संप्रदायों से संदर्भित हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसको देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा क्या कहता है। यह कल्चर का भाग है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहां पर आता है? पद्मपाणि का मतलब क्या होता है? पद्मपाणि का मतलब क्या होगा? पद्म का मतलब क्या हो जाता है? मैं लिख देता हूं। पद्म का मतलब होता है कमल। पद्म का मतलब क्या होगा? और पाणी का मतलब क्या होगा? पाणी अलग चीज होता है। पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। इस पानी का मतलब क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। इस पानी का मतलब नहीं। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है? पद्म पाणी, जिसके आप समास भी में जाएंगे तो आपको दिखाएगा जिसके हाथ में, जिसके पाणी में, पानी का मतलब हाथ हो गया, जिसके पाणी में क्या है? पद्म हो यानी कमल हो। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहां पाया जाता है? अजंता में, बादामी में, बाघ में और एलोरा में। ये सभी गुफाओं के नाम हैं। अजंता की गुफा, बादामी की गुफा, बाघ का मतलब टाइगर नहीं है, बाघ की गुफा है, और एलोरा की गुफा है। ये कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? क्या आंसर दे रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे बच्चे तो सही आंसर दे रहे हैं। क्या आपको यह व्याख्या अच्छी लगी? क्योंकि अगर ऐसी व्याख्या आप कर पाते हैं तो आपको आंसर देना थोड़ा सा सरल हो जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अजंता की गुफाओं के चित्रों में आपने देखा होगा एक राजकुमार को कमल लिए हुए, उसी को हम कहते हैं पद्मपाणि। यहां पर देखा कि महाराष्ट्र स्थित अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रांकन किया गया है। ये हमारे हो गए 13 क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है।
13 क्वेश्चन को दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा सूर्य मंदिर के लिए ख्यात है, कौन सा यहां पर सूर्य मंदिर के लिए ख्यात है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए ख्यात है। अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अमरकंटक की गुफा भी आपने सुना होगा, क्या अमरकंटक का नाम आपने सुना है सूर्य मंदिर के लिए? पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन आपको ध्यान से इसको देखना होगा। अरसवल्ली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। मुझे लगता है कि इसको जवाब देने में आपको दिक्कत हो ही रही है, जवाब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं इसका आंसर सीधे सीधे दे देता हूं। आंसर क्या होगा? केवल एक हो जाएगा। अरसवल्ली में ही केवल यह मिलता है। अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम हेतु प्रसिद्ध है और वहां पर सूर्य मंदिर नहीं है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जबकि अरसवल्ली मंदिर भगवान सूर्य को ही समर्पित होता है। ठीक है, ये आपके सवाल थे। लगभग